This is basically speed at an instant. किसी दिए गए students, welcome to the second session of basic calculus. In the first session, a quick overview अगर मैं आपको बताऊं तो what exactly we studied. We studied about the concept of change. We studied about how important change is. We studied about how change is happening everywhere around us. What is the mathematics that is governing change? We studied about derivative, we studied about integration. Derivative होता क्या है? Change को समझने वाला, change को पढ़ने वाला mathematics derivative होता है. फिर हमने mathematically change को लिखना शुरू किया और वहां पर एक बड़ी important चीज आई कि एक नया concept हमने जाना that is called as rate of change. किस तेजी से बदल रहा है. मैंने वहीं पर आपको एक चीज साबित करके बताया that change कभी भी independently नहीं हो सकता. Change जो है एक चीज का बदलाव दूसरे पे डिपेंड करता है. चेंज इन वन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. तो मैंने बताया कि कैसे कि कोई चीज इंडिपेंडेंटली नहीं बदल सकता. हाउ चेंज इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर, दैट इज दूसरी क्वांटिटी, एंड द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द सेकंड क्वांटिटी. यानी दो पैरामीटर पे चेंज डिपेंड करता है. वो हमने एग्जांपल लिया था, गाय एंड अ गर्ल, दे गो टू अ रेस्टोरेंट. इट्स अ सॉर्ट ऑफ फैमिलियल मीट जहां पर डिस्कशन होने वाली है, शादी की बात होने वाली है, फिर उसकी एक्स आ जाती है एंड सब chaos क्रिएट हो जाता है. और वहां पर चेंज को हमने स्टडी करने की कोशिश की इन अ वेरी इनोवेटिव वे. सो अब जो है हम और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. पिछले सेशन को मैंने क्लोज किया था एक स्पीड का फॉर्मूला डेराइव करके कि ये चेंज के कॉन्सेप्ट से स्पीड का फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है. सो मैथमेटिकली चेंज लिखते कैसे हैं? मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज इन वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, यानी पहले क्वांटिटी में चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में इज गिवन एज चेंज इन द क्वांटिटी वन डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी टू. यानी पहले क्वांटिटी का चेंज अपॉन सेकंड क्वांटिटी का चेंज. दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन. फिर हमने स्पीड को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया जहां पर मैंने बताया कि भाई ये आपका दफ्तर है और ये आपका घर है, और आपका दफ्तर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है. नाउ इन जनरल ऑफिस और घर इतना दूर नहीं होता, लेकिन अक्सर जिनके पेरेंट्स बड़े लॉन्ग डिस्टेंस काम कर रहे होते हैं, जैसे तुम मुंबई में हो इस वक्त, तुम्हारे फादर पुणे में रहते हैं, तो ऐसा देखा होगा तुमने कि पेरेंट्स ना वीकेंड पे वापस आ जाते हैं क्योंकि 200 किलोमीटर डेली कम्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल. सो वीकेंड पे जो है तुम्हारे फादर आ रहे हैं, है ना. वो ऑफिस से निकले हैं शाम को 6 बजे, और शाम को 6 बजे ये आपका 24 आवर क्लॉक है, ये आपका AM PM वाला क्लॉक है. तो शाम को 6 बजे घर से निकले और ट्रैवल करके रात को 10 बजे यानी 24 आवर में 22 आवर्स पर वो पहुंच गए. यानी कि 4 घंटे का सफर जो है उन्होंने तय किया, जिसमें उन्होंने दोनों घर के और ऑफिस के बीच का जो फासला है विच इज 200 किलोमीटर, इसको उन्होंने कवर किया. सो यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्पीड. स्पीड क्या होता है? तेजी. स्पीड मतलब जो गिवन डिस्टेंस है वो कितनी तेजी से कवर हो रहा है. कि आपको फासला कवर करना है, दफ्तर से घर पहुंचना है, घर जो है 200 किलोमीटर दूर है, तो कितनी तेजी से पहुंचोगे? 1 घंटे में पहुंचोगे, 2 घंटे में पहुंचोगे, 3 में पहुंचोगे, 4 में पहुंचोगे, 2 दिन में पहुंचोगे. तो ये चीज डिसाइड करेगा ना कितनी तेजी से आप ट्रैवल कर रहे हो. दैट तेजी इज कॉल्ड एज स्पीड. और यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया कि स्पीड आपका था, स्पीड वॉज रेट ऑफ चेंज. क्या चीज बदल रही है? फासला, डिस्टेंस बदल रहा है ना. जब आप ऑफिस से घर जा रहे हो तो जमीन पे डिस्टेंस बदल रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस विल बी कॉल्ड एज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. और उसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व करते गए. तो डिस्टेंस को मैंने यहां पर s क्वांटिटी से रिप्लेस किया. सो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. सी डिस्टेंस कितना बदला? जब शुरू किया तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, जब पहुंच गए तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर कवर किया. सो चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको दिखता है फाइनल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर अपॉन फाइनल टाइम इज 22 घंटा 22 आवर्स माइनस इनिशियल टाइम वाज 18 आवर्स. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 200 किलोमीटर अपॉन 22 माइनस 18, 4 घंटे. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर. और ये आपने बता दिया कि भाई आपके फादर ने
50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जो कि बड़ी अच्छी और सेफ स्पीड है, ट्रैवल करके वो घर पहुंच गए। नाउ दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। लेकिन ये स्पीड क्या है इसको समझना। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू यू एंड टेल यू कि यहां पर जो हम ये वाली स्पीड पढ़ रहे हैं इसे हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है इसको हम जानेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, थोड़ा सा इस मोशन को और डिटेल में समझते हैं। नाउ क्या ऐसा हुआ है क्या कि आपके फादर जो है वो लगातार जो है ऑफिस से घर तक 50 किलोमीटर पर आवर पे 4 घंटे ड्राइव किया होगा उन्हें, मतलब वो स्पीडोमीटर का कांटा क्या हिला ही नहीं, क्या जैसे गाड़ी शुरू की सीधा 50 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे वो पहुंच गया घर पे? ऐसा नहीं हुआ रहेगा, है ना। ये चीज इमेजिनरी है। रियलिटी में क्या हुआ रहेगा कि अपने पापा ने गाड़ी निकाली होगी पार्किंग से, शुरू 0 से किया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी होगी, स्पीड बढ़कर अलग अलग वैल्यू स्पीड ने अचीव किया होगा। कहीं पर आपके पापा ने गाड़ी रोकी होगी, कहीं पर हाईवे टच कर दिया, 4 लेन हाईवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे चला रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक एनकाउंटर कर लिया तो वहां पर गाड़ियां 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ गई, कहीं पर रास्ता बड़ा अच्छा था, है ना, पक्का रास्ता था एकदम, ऑस्फल्ट टाइप रोड, इन दैट केस द स्पीड सोर हाई, देन यू फिगर्ड आउट अ कच्चा रोड, वहां पर स्पीड फिर से कम हो गई। यानी कि देयर वाज अ फ्लक्चुएशन इन स्पीड, राइट। तो इस फ्लक्चुएशन को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड जो है लगातार बदलती गई है। इफ आई ब्रेक दिस 4 आवर्स, यानी यहां पर अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूं, इस टाइमलाइन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अगर देखोगे तो ये t इक्वल टू 0 है और t बराबर जो है आपका, और t इक्वल टू 0 तो नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलूंगा, t बराबर 18 घंटे 18 आवर्स, एंड दिस इज t बराबर 22 आवर्स, 4 घंटे का डिफरेंस है। तो इसको एक अलग अलग स्लॉट में हम लोग बांट लेते हैं। 4 घंटे हैं, अगर मैं इसको 8 हिस्सों में बांट दूं तो 30 मिनट्स का छोटा छोटा इंटरवल आ जाएगा। तो चलिए बांट लेते हैं, 8 हिस्सों में बांटना है, राइट हमें। सो यस, कितना हो गया, 18, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, ये घड़ी में टाइम बज रहा है ना, 18 मतलब 6 बज रहे होंगे। इसको अगर मैं AM PM के हिसाब से लिख दूं तो 6 PM, 6.5 यानी 6:30 बजे, 7 बज गए, 7.5 7:30 बज गए, 8 बज गए, 8.5 8:30 बज गए, 9 बज गए, 9.5 9:30 बज गए, और फाइनली यहां पर 10 बज गए, राइट। सो इफ यू आर एबल टू सी, हमने छोटे छोटे इंटरवल में इसको बदला है। अब यहीं पर अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं तो मैं स्पीड कैसे लिखूंगा, लेट मी राइट डाउन दी स्पीड, और स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v कैसे होगा भाई, उसने जब शुरू किया था, घर से वो निकले थे, वो 0 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे ना, 0 kmph, और ऑब्वियस सी बात है कि घर पहुंच के गाड़ी रोकोगे ना, ऐसा थोड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी घर में घुसा दी, द कार हैज टू स्टॉप, एंड इफ द कार हैज टू स्टॉप देन यहां पर भी जो है इसने 0 किलोमीटर पर आवर पे इसकी स्पीड पहुंच गई जब वो घर पहुंच गया। बट स्पीड फ्लक्चुएट की, मान लो कि यहां पर जो है, जो उसकी स्पीड 0 से पहुंच गई, लेट्स से 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पहुंच गई, फिर उसको जो है बड़ा हाईवे मिल गया बड़ा अच्छा, तो यहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कच्चा रास्ता आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना लंबे ड्राइव में आदमी ब्रेक लेगा ना, मतलब जाना पड़ सकता है ना, या फिर खाना भी पड़ सकता है। सो इस केस में चलो भूख लग गई, और जो है 9 बजे जो है उनको भूख लग गई चाय वाय पीने के लिए, रुक गए, तो स्पीड यहां पर फिर 0 हो गई, फिर उन्होंने चलाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे चलो 9:30 बजे 40 की स्पीड थी, फाइनली आकर के उन्होंने रोक दिया। नाउ इफ यू लुक एट द स्पीड, तो यहां पर ओवरऑल जर्नी को जब देखा आपने, पूरी जर्नी देखो, 200 किलोमीटर की पूरी जर्नी देखी और 4 घंटे को पूरा एक साथ देखा, बाहर से टोटालिटी में देखा तो आपको मिला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप देखेंगे कि 50 पे लगातार नहीं चला, टेक्निकली वैल्यू बदलती रही। आपका जो है ये कौन सी स्पीड है, ये बदल रहा है ना, ये हर मोमेंट पे स्पीड आ रही है। ये स्पीड कब है, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, शुरुआत किया था 6 बजे और 10 बजे। सो द मोमेंट आई से, जब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, सो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज बेसिकली द
speed in the journey in totality, the speed in the journey in totality, यानी कि पूरी जर्नी को जब आप कंसिडर करते हैं तब की हम स्पीड बात करेंगे तो एवरेज स्पीड होता है. सो दिस विल बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस, पूरा कितना फासला कवर किया, अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वहां से आपने टोटल डिस्टेंस को लिख दिया, द टोटल डिस्टेंस वाज 200 अपॉन द टोटल टाइम वाज 4 आवर. तो यहां से हमने एवरेज स्पीड बता दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, ये हुआ आपका एवरेज स्पीड. बट इफ समवन आस्क्स यू कि बॉस ये तो एवरेज स्पीड हुआ, किसी ने बोला टेल मी द स्पीड एट t इक्वल टू 8.5 pm, 8:30 बजे भाई साहब इसकी कितनी स्पीड थी, तो आप बोलेंगे 8:30 बजे द स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर. बहुत अच्छी बात है. किसी ने बोला बताओ स्पीड एट 9.5 pm, रात को 9:30 बजे कितनी स्पीड थी गाड़ी की, तो आपने बताया 9:30 बजे इट इज 40 किलोमीटर पर आवर. Now what exactly is this? ये वैल्यूज अलग अलग आ रही है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? This is nothing but instantaneous speed. अब ये instantaneous speed क्या होता है? The word itself says this is basically speed at an instant. किसी दिए गए वक्त पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. यानी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग होती है, दोनों की डेफिनेशन भी अलग होती है. Whenever I talk about average speed, I'm talking about the speed in the journey in totality, यानी पूरी जर्नी को कंसीडर करने के बाद स्पीड. Whenever I talk about instantaneous speed, then I'm considering the speed at an instant. ये गिवन टाइम पर है और ये टाइम इंटरवल पे. तो यहां पर आप नोट कर सकते हो, when you talk about average speed, you're basically talking about time interval. But when you're talking about instantaneous speed, then you're talking about speed at an instant. एक given instant पे क्या स्पीड है आप वो बताना चाह रहे हो. Now, average speed का तो फॉर्मूला हमने बना लिया, and the formula was delta s upon delta t, change in distance upon change in time. However, यहाँ पर जो है instantaneous speed का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी तक हमने डेराइव नहीं किया है. But let me tell you कि इसको डेराइव किया जा सकता है. कैसे डेराइव करेंगे अभी जस्ट देखते हैं इसको. ठीक है, इसे समझो और कॉपी करो. अभी जस्ट हमने पहले एक सिचुएशन देखा जिसमें हमने फॉर द गिवन जर्नी हमने एवरेज स्पीड निकाला. फिर मैंने तुम्हें वहीं पर समझाया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. मैंने बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट. किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आप स्पीड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. फॉर एग्जांपल, to have a practical understanding of this, कैसे समझेंगे? Driving a car. Your father was driving a car. Imagine that you are driving a car. You're driving a car and you look at the speedometer which is right in front of you. Now you're driving it. The moment I tell you, बता भी speed क्या हो रहा है? You look into the speedometer and you tell me 100 km per hour. Speed at that moment was 100 km per hour. You look into the speedometer and you tell me 100 km per hour. Speed at that moment was 100 km per hour. That is called as instantaneous speed. एवरेज स्पीड क्या होता है? पूरी जर्नी कवर कर लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ देख लो, उसमें बोलो कि मोटा मोटी कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया होगा, एवरेज कितना निकल कर आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, राइट? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट एन इंस्टेंट. हमने वहां पर यह भी देखा था कि एवरेज स्पीड हैड अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड वाज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था एवरेज स्पीड and it had a formula which was change in distance upon change in time. लेकिन मैंने आपसे कहा कि instantaneous speed, इसका तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं कि भाई instantaneous speed का क्या फॉर्मूला होगा. तो ये फॉर्मूला हमें डराइव करने की जरूरत है. क्या कि instantaneous speed कैसे निकालेंगे, उस मोमेंट पे स्पीड कैसे निकालेंगे, राइट? थिंक अबाउट इट, देन विल रिज्यूम. तो आखिर ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाले, ये हमारे सामने चैलेंज है. नाउ हाउ डू यू डू दैट? यू डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस बाय डिफॉल्ट. नाउ पहले से बता दो, नो फॉर्मूला फॉर दिस.
तो क्या करेंगे, कैसे आखिर निकाला जाएगा एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला? दिस इज पॉसिबल। थोड़ा सा जो है एक मैथमेटिकल ट्विकिंग करेंगे, है ना, मैथमेटिकल थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाओ कैसे, देखना। सी, एवरेज स्पीड कब वैलिड है? व्हेन यू हैव एन इंटरवल, आपके पास इंटरवल हो तब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट वैलिड है। इंटरवल हैज गॉट टी इनिशियल एंड टी फाइनल, और इसके बीच का इंटरवल जो होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इंटरवल। ठीक है, अब जो है सोचो कि इस इंटरवल का मैं क्या करूं जो एवरेज से इंस्टेंट आ जाए, यानी कि एक मोमेंट आ जाए। कैसे आएगा समझना। इंटरवल से अपने को इंस्टेंट लाना है, कैसे लेकर के आएंगे? नाउ इमेजिन इट लाइक दिस, टी इनिशियल टी फाइनल, इंटरवल, ये इंटरवल है, टी ब्लैक में टी इनिशियल है, रेड में टी फाइनल है, इन दोनों के बीच का जो दायरा है वो इंटरवल है। नाउ अगर मैं टी फाइनल को टी इनिशियल के पास लाऊं, इंटरवल छोटा हुआ, टी इनिशियल को टी फाइनल के पास लाऊं, इंटरवल छोटा हुआ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक मोमेंट पे दोनों ओवरलैप कर गए। अगर दोनों ओवरलैप कर गए तो आपको क्या मिला? इंटरवल से इंस्टेंट। ये एक मोमेंट हो गया ना, बिकॉज इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो इंटरवल नहीं होता, इंस्टेंट मतलब एक ही टाइम होना चाहिए। इंटरवल में दो टाइम होता है, इनिशियल एंड फाइनल, उनके बीच में इंटरवल होता है, ये गैप, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन इंस्टेंट पे एक ही टाइम होता है। इंटरवल कैसे बोलेंगे? t इक्वल टू 18 से t इक्वल टू 22, 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 4 घंटा इंटरवल, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बोला t इक्वल टू 7 बजे बताओ, तो एक ही टाइम हुआ, यानी कि कोई दो टाइम नहीं आना चाहिए, इनिशियल फाइनल नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? जब इंटरवल श्रिंक करके एक टाइम ला करके दे दे, यानी आपका इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए। तो ऐसा तब होगा, यानी कि अगर मुझे एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाना होगा, इसका मतलब मुझे इंटरवल को श्रिंक करके जीरो करना होगा। इंटरवल को श्रिंक करके जीरो का मतलब क्या होगा? कि मुझे अपने इंटरवल को डेल्टा टी को जीरो पहुंचाना होगा। ये कैसे आया इसको समझना। मुझे क्या करना है कि मुझे इंटरवल को श्रिंक करना है। ये मेरा डेल्टा टी था, दिस वॉज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इंटरवल, अगर मैं इंटरवल से इंस्टेंट पे पहुंचू, इसका मतलब फाइनल और इनिशियल टाइम सेम है, और फाइनल और इनिशियल टाइम सेम हो जाएगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? जीरो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं डेल्टा टी को जीरो नहीं रख सकता, बिकॉज अगर डेल्टा टी को जीरो रखा तो डिनोमिनेटर जीरो, और किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो एक्सप्रेशन खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। डिनोमिनेटर इज जीरो, इट इज अनडिफाइंड, इट गोज टू इंफिनिटी, यानी मैं जीरो भी नहीं रख सकता, मतलब यहां भी गड़बड़ है, तो मैं जीरो नहीं रख सकता। लेकिन क्या मैं इसको जीरो के करीब ले जा सकता हूं? द आंसर इज यस। तो आपको क्या करना होगा? आप इसको जीरो तो नहीं रख सकते, लेकिन आप इंटरवल को जीरो के करीब ले जा सकते हैं। व्हेन यू सी दिस, देन इसका मतलब होता है टेंड्स टू, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? कोशिश करना पर अचीव ना कर पाना। टेंस टू का मतलब है कोशिश करना, कोशिश कर रहा है बट अचीव नहीं कर पा रहा, यानी बहुत एफर्ट लगा रहा है कि जीरो हो जाओ, बट जीरो के करीब जाता है बट जीरो नहीं हो पाता। यानी प्रैक्टिकली मैं जीरो ले सकता हूं। कैसे? कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है ना बॉस। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड कितना छोटा है ना, ऐसा पता ही नहीं चलेगा ना कि इनिशियल क्या था फाइनल क्या था, क्योंकि दोनों के बीच का गैप 0.01 सेकेंड्स है, पता ही नहीं चला। अच्छा चलो डेल्टा टी को मैं 0.001 सेकेंड करता हूं, चलो डेल्टा टी को मैं 0.0000001 सेकेंड करता हूं। आप डेल्टा टी को छोटा कर रहे हो तो आप बेसिकली इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम को एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हो। फॉर एग्जांपल समझना कि अगर मैं बोल दूं कि मेरा टी इनिशियल 7 बजे है, तो अगर मैं अपने टी फाइनल को बोल दूं कि मेरा टी फाइनल जो है वो 7 बजे प्लस
0.00001 सेकेंड। देखा जाए तो दो डिफरेंट टाइम है, टेक्निकली प्रैक्टिकली दोनों सेम टाइम है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ा। और ऐसा करने से मैं एवरेज से पहुंच गया इंस्टेंट पर, यानी कि एवरेज से इंस्टेंट पे पहुंचने का कंडीशन क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, टाइम इंटरवल को श्रिंक करके 0 कर दो। तो यहां जब हम ऐसा करेंगे तो ये आपका था V एवरेज। तो जब आप डेल्टा टी को 0 करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनने जा रहा है, वो क्या होगा, व्हेन, यहां पर मुझे लिखना है V इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस को मैं कैसे लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस में लिखूंगा यही चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, बट यहां पर मैं लगाऊंगा एक कंडीशन, द कंडीशन इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब यहां तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, सो यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जब इस इंटरवल को आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम ऑलमोस्ट एक बराबर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा इंस्टेंट, एवरेज से इंस्टेंट। तो ये होता है आपका फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। अब इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं। जब आपका डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो इसको लिखा जा सकता है, इस पूरी चीज को लिखा जा सकता है ds अपॉन dt। अब ये ds और dt क्या होता है समझना। डेल्टा टी बॉस क्या था, डेल्टा टी था, यहां देखो, डेल्टा टी वॉज चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब चेंज था। dt का मतलब क्या होता है, dt का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। जब चेंज बहुत ही छोटा माना जाता है तो डेल्टा को रिप्लेस कर दिया जाएगा d से, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, very very small change in distance upon very very small change in time will give you instantaneous speed। तो यहां पर आप लिखेंगे this will be termed as very small change in distance and this will be termed as very small change in time, right। इस तरीके से हमने अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला बना लिया, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम आगे अप्लाई करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। एग्जाम्पल यहां पर स्पीड का है, ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, जस्ट इसके बाद इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट कर लो। A moment ago we studied about instantaneous speed, कि एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है। मैं एक बार लिख करके भी समझा देता हूं। हमने देखा था कि हमारी जो एवरेज स्पीड होती है V एवरेज वाज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और उसी तरह से हमने बोला कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और जब ये लिमिट लगा देंगे, कंडीशन लग जाएगी, तो इसी को लिखा जाएगा ds by dt, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। यहां पर वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पीड एंड टाइम। आप जब लिखते हैं ना v एवरेज इज इक्वल टू ds, और जब आप इस तरह से लिख रहे हैं देन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि चेंज इन वन डिपेंड्स ऑन द अदर, यानी चेंज इन डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम एंड चेंज इन वन डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप दैट इट शेयर्स विद द अदर, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज इट शेयरिंग विद टाइम। इस तरह से तो जो चीजें डिस्टेंस और टाइम पे एप्लीकेबल है वो चीज को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं और यहां पर x और y से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज करने में क्या होगा, हमने s को y से रिप्लेस कर दिया एंड t को x से रिप्लेस कर दिया। जिस तरीके से आपका जो डिस्टेंस था वो
टाइम पे डिपेंड करता था, उसी तरह से y आपका x पे डिपेंड करेगा। और इसको मैं लिखूंगा ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। कैसे पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसका मतलब होता है फंक्शन। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंडेंट है, यानी x के किसी कॉम्बिनेशन से y को निकाला जा सकता है। अब फंक्शन क्या होता है मैथ में पढ़ना, नीट वाले बच्चे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, फिलहाल सब इतना ही समझ के चलो। अब ये जो y और x एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में जब भी आप लिखते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें जानना आपका जो x होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आपका जो y होता है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट एज द नेम सेज, ये इंडिपेंडेंट है, ये जो मन चाहे वो वैल्यू ले ले। ये इंडिपेंडेंट है, जो मन चाहे वो वैल्यू ले ले, यानी x जो मन चाहेगा वो वैल्यू ले लेगा। डिटेल में बाद में बात करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये निर्भर करता है किसी के ऊपर। y किस पे निर्भर करता है? x पे। तो y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x की कोई वैल्यू लोगे तो y की कोई वैल्यू आएगी, x की कोई और वैल्यू लोगे तो y की कोई और वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो x होता है इसे इनपुट भी कहा जाता है, और आपका जो y होता है इसे आउटपुट भी कहा जाता है। यह भी समझने की जरूरत है, राइट? तो x आपका इनपुट हो गया, y आपका आउटपुट हो गया। तो चलो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बना करके देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे। तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीसरा मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, चौथा मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। फर्स्ट केस में मैंने बोला y इज इक्वल टू x, सेकंड में y इज इक्वल टू दिस, थर्ड में y इज इक्वल टू दिस, फोर्थ में y इज इक्वल टू दिस। ये अलग अलग फंक्शन है, y और x एक दूसरे से अलग अलग तरीके से रिलेटेड है। नाउ इन दिस केस you take different values of x, you get different values of y. For example, I'm going to take let me take this, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। So let's make a small table wherein ये x की वैल्यू है और x की मैं अलग अलग वैल्यू लूंगा और उसकी y की वैल्यू अलग अलग आएगी। कैसे देखते हैं? x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू 0 क्यूब यानी 0। x बराबर 1 रखो, y की वैल्यू 1। x बराबर 2 रखो, y की वैल्यू 2 क्यूब 8। x बराबर 10 नहीं, x बराबर लेट्स से 5 रखो, x बराबर 5 रखो, तो x बराबर 5 रखा, y की वैल्यू 5 क्यूब दैट इज 125। तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये आपका इनपुट होने वाला है और ये आपका आउटपुट होने वाला है, और ये सब अलग अलग तरीके के रिलेशंस हैं। रिलेशन बदलोगे इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज बदलना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज dy by dx, ये हमें जानने की जरूरत है, राइट? ये जो हमने लिख रखा है ना यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने नहीं लिखा है क्या? अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, उसको मैं यहां लिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने s और y को, s को टाइम से रिप्लेस कर दिया, इसको जो है मैंने जैसे s टाइम पे डिपेंडेंट था, y x पे डिपेंडेंट था, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जब मैं बोलूंगा कि उसी को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बट इस समय हम स्पीड की बात नहीं कर रहे बिकॉज मैं इसको जनरलाइज कर चुका हूं, x और y की बात कर रहा हूं। सो मैं जब लिखूंगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब होगा चेंज इन y, और रादर चेंज, ठीक है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब मैं बोलूंगा dy by dx, तो इसका मतलब होगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि यहां पर मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप उस गलती को आइडेंटिफाई करो। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट, कि इसमें क्या गलत लिखा होगा मैंने, है ना? पॉज करो एंड थिंक अबाउट इट। पॉज करो उसको और सोचने की कोशिश करो कि मैंने गलत क्या लिखा हुआ है, राइट?
नाउ आई होप यू हैव आइडेंटिफाइड द मिस्टेक। पहली चीज में वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मिसिंग है। यहां पर मुझे लिखना चाहिए था एवरेज चेंज और यहां पर मुझे लिखना चाहिए था इंस्टेंटेनियस चेंज। दिस इज एवरेज चेंज। ये बात कर रहा है इंटरवल की, ये बात कर रहा है इंटरवल की। देखो डेल्टा, ये बात कर रहा है इंस्टेंट की। So delta y upon delta x is average change in y with respect to x, and dy by dx is instantaneous change in y with respect to x. Now, अब तुम मुझसे कहोगे कि सर ये dy by dx का वैल्यू y is equal to x स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, या y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 पे क्या आएगा, ये dy by dx का वैल्यू y is equal to x क्यूब पे क्या आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो उसका dy by dx कैसे निकालते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक मुझे dy by dx की वैल्यू नहीं पता, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं पता, मैं बता नहीं पाऊंगा ना कि चेंज किस तरीके से हुआ। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x पे चीज डिपेंड करेगी। अब मैं अलग अलग सैंपल लेने वाला हूं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, और उसके लिए हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दोगे तो नहीं है, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं लेबनिट्ज थ्योरम। जस्ट इसके बाद इसको कॉपी कर लो। In order to get the value of dy by dx, you will have to use a concept called as Leibniz theorem. ये dy by dx निकालने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैं समझाता हूं कैसे, बट उसके पहले हम अपना बेसिक फॉर्मूला लिख तो लें। जब हम लिखते हैं dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x, ये होता है लेबनिट्ज फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज लेबनिट्ज फॉर्मूला। ठीक है, ये लेबनिट्ज फॉर्मूला है। अब लेबनिट्ज फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, बट उसके पहले मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। I'm trying to solve y is equal to x square. Y is equal to, if y is equal to x square, then dy by dx क्या होगा? That is d by dx of x square. Now whenever you write dy by dx, इसका मतलब समझना, this means d by dx of y. यहां पर d by dx होता क्या है? यहां पर d by dx होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी मैथ्स, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसको अप्लाई करोगे, आप किस पे अप्लाई करोगे? y पे। सो अ मैथमेटिकल ऑपरेटर d by dx applied on y is going to give us something. We need to understand what. और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं केस जब आपका y is equal to x square होगा, that is d by dx of y, which can be written as d by dx of x square. कैसे करेंगे समझते हैं। See, मुझे इसको कैसे करते हैं, मेथड देखना। सबसे पहले मुझे डेल्टा x लिखना होगा, उसके बाद मुझे डेल्टा y लिखना होगा, उसके बाद मुझे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखना होगा, और उसके बाद मुझे लिमिट अप्लाई करना होगा। समझने की कोशिश करिए। पहले मुझे डेल्टा x लिखना होगा, फिर डेल्टा y लिखना होगा, फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखना होगा, तो ये आ गया। फिर इसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट इज बेसिकली डेल्टा x टेंड्स टू 0। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप डेल्टा x लिखना है मुझे। अब डेल्टा x लिखेंगे कैसे? आप दो पॉइंट अज्यूम कर लो, ये आपका एक पॉइंट ले लो और ये दूसरा पॉइंट ले लो। इसको बोलो x इनिशियल, इसको बोलो x फाइनल, इसको बोलो x इनिशियल, इसको बोलो x फाइनल। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? इन दोनों के बीच में गैप होता है डेल्टा x, बिकॉज डेल्टा x क्या लिखा जाता था? इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड टू राइट डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो इस वजह से x फाइनल माइनस x इनिशियल डेल्टा x। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, हम अपने x इनिशियल को बोलेंगे x, हम अपने x इनिशियल को बोलेंगे x। तो अगर मेरा x इनिशियल x हो गया तो मेरा x फाइनल क्या हो जाएगा?
ये x यहां पर आ गया, तो मेरा x फाइनल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। ध्यान से देख लो, अगर मेरा x इनिशियल x हो गया है तो मेरा x फाइनल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, कोई ज्यादा सोचने वोचने वाली बात नहीं, इट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया अपना, यहां लिखा था ना मैंने, जो रेफरेंस के तौर पे मैंने लिया था, दैट वाज डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, इसका रेफरेंस लिया था मैंने। अच्छा, अब यहां पर एक चीज जानना, जब आपका फॉर्मूला आपका y एज अ फंक्शन ऑफ x है ना हमारे पास, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x जब लिखोगे तो x इनिशियल डालोगे तो तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा, y इनिशियल। x फाइनल डालोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, y फाइनल। x इनिशियल डालोगे तो आउटपुट में मिलेगा y इनिशियल, x फाइनल डालोगे तो आउटपुट में मिलेगा y फाइनल। हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह डाला x इनिशियल, सो y इनिशियल इज इक्वल टू x इनिशियल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि y इनिशियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x इनिशियल डाला, सो y इनिशियल इज इक्वल टू x इनिशियल का स्क्वायर, x इनिशियल x के बराबर था तो x स्क्वायर। दूसरा, y फाइनल इज इक्वल टू x फाइनल का स्क्वायर, बिकॉज रिलेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, इज इक्वल टू x फाइनल कितना है, x प्लस डेल्टा x, तो यहां पर मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने अपने डेल्टा x को भी डिफाइन कर दिया है, और सिंस y फाइनल और मुझे y इनिशियल मिल गया तो मैंने अपने डेल्टा y को भी डिफाइन कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा और सेकंड स्टेप मैंने साथ में सॉल्व किया, डेल्टा y और डेल्टा x दोनों ही मैंने डिफाइन कर लिया है। अब इसको थोड़ा सलीके से साफ से यहां पर लिख लेते हैं। व्हाट डू आई हैव, आई हैव डेल्टा y इज इक्वल टू y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल क्या है मेरे पास, y फाइनल इज x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, तो यहां पर मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y इनिशियल क्या है, x स्क्वायर, सो x स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, इफ यू डोंट रिमेंबर चेक कर लेना। खैर मुझे लगता है कि आपको इतना आता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट एफर्ट इनटू दैट। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, सो a प्लस बी क्या हो जाएगा, this will be a, right? So x plus delta x plus this will be b, x multiplied by a minus b, x plus delta x minus x। तो इस तरीके से आपने a, यहां पर अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ये हमारा जो है this was represented as a and this was represented at b as b, so ये आपका हो गया a plus b और ये आपका हो गया a minus b, और ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और यहां से मुझे दिखा 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर बचा सिर्फ डेल्टा x, और ये आ गया मेरा डेल्टा y। ठीक है, सो मैंने अपना डेल्टा x जान लिया, मैंने अपना डेल्टा y जान लिया, यानी कि मैंने यहां पर ये स्टेप पूरा कर लिया, अब ये स्टेप भी पूरा कर लिया। अब मुझे इसका रेशियो लेना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो अब हम इसका रेशियो लेंगे। इसका रेशियो क्या निकल कर आएगा, यहां पर ध्यान देना, इसका रेशियो। अच्छा सुनियो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, तो क्या करना है आपको, मैं ऐसा 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, इसको नोट कर लो, है ना, पॉज करो और नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, है ना। ठीक है, चलो मैं अभी फिलहाल सिर्फ ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। ओके, सो अब जो है आपको निकालना है तीसरा स्टेप, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y कितना निकाला हमने, 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x द होल अपॉन डेल्टा x। देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है, आपका डेल्टा x कट गया, कट, तो यहां से आपके पास बचा 2x प्लस डेल्टा x। चलो हमने यहां से अपना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी निकाल लिया, मैंने ये स्टेप भी कंप्लीट किया। अब हम लगाएंगे लिमिट, तो अब लगाते हैं लिमिट। अब लिमिट यहां पर लगा रहा हूं मैं। नाउ लिमिट, क्या लिमिट था,
delta x tends to 0, delta y upon delta x, that is limit delta x tends to 0, delta y upon delta x कितना निकल कर आया है 2x प्लस डेल्टा x। अब दिक्कत समझना कि ये लिमिट हम आखिरी में क्यों लगाते हैं, बिकॉज यदि ये लिमिट तुम स्टार्टिंग में लगा दो यहीं पर, तो डेल्टा x को अगर जीरो कर दोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, एक्सप्रेशन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप डेल्टा x को जीरो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बॉस, एक्सप्रेशन खराब नहीं हुआ, लिमिट को मैंने दिया लगा। अब यहां पर बचा हमारे पास सिर्फ 2x। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट हियर इज फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, उसको मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ऐसे, इसमें बड़े से रेड कलर के सर्कल में मैं लिखने जा रहा हूं। फाइनली मुझे क्या मिला, फाइनली आई हैव गॉट दैट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना मिला मुझे 2x। और ये क्या होता था, दिस वॉज कॉल्ड एज dy by dx एज पर लेबनिट्ज फॉर्मूला। यानी कि यहां से समझने वाली बात यह है दैट dy by dx is equal to 2x for y is equal to x square। यानी y is equal to x square लेकर के अगर आप dy by dx निकालोगे तो वैल्यू निकल कर आता है 2x। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूंगा कि आप इसको रिवाइंड करके एक नहीं 3 बार देखो, 4 बार देखो, बहुत क्रूशियल है। उसके बाद इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस। We just understood as to how we can apply Leibniz formula and figure out the value of dy by dx for various x. Y can take any function of x. In this particular part, ये टोटल 10 प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कुछ मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है प्रॉपर लेबनिट्ज फॉर्मूला निकाल करके। एंड अल्टीमेटली हमें अपने डेरिवेटिव्स की लिस्ट बनानी है। मैं क्या क्या सॉल्व करने वाला हूं खुद से मैं बता दे रहा हूं आपको। मैं सॉल्व करने वाला हूं 1 by x, x raised to n, ln of x और sin of x। ये 4 सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं यूजिंग लेबनिट्ज फॉर्मूला। जो छूट जाएंगे वो आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। Now when you look at the Leibniz formula, मैं यहां लिख दे रहा हूं Leibniz formula. When you look at this formula, you get dy by dx is equal to limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. This is what Leibniz formula is. Let us start applying that on the second question. तो second question को मैं यहां solve करना शुरू कर रहा हूं। Now द फर्स्ट स्टेप सेज, ये फॉर्मूला चलता कैसे है, आप डेल्टा x लिख लो, आप डेल्टा y लिख लो, इसके बाद आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख लो, इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दो, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये मेथोडोलॉजी है लेबनिट्ज फॉर्मूला को सॉल्व कर अप्लाई करने की। डेल्टा x लिखते हैं। डेल्टा x के लिए आप ऐसे 2 पॉइंट चूज कर लो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये x इनिशियल मानो, ये x फाइनल मानो, ये y इनिशियल मानो, ये y फाइनल मानो। ठीक है, x इनिशियल को हमेशा x मानते हैं तो x फाइनल हो जाता है x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप होता है डेल्टा x। y इनिशियल क्या हो जाएगा, x इनिशियल। y इनिशियल क्या होगा, अच्छा यहां पर फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहां पर सेकंड को जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं देन वी ऑलरेडी हैव अ डिफाइंड फंक्शन व्हिच इज y इज इक्वल टू 1 बाय x है। तो इन दिस केस आपका y इनिशियल क्या हो जाएगा, y इनिशियल हो जाएगा 1 अपॉन x इनिशियल which is going to be 1 upon x, और y final क्या हो जाएगा, that is going to be 1 upon x final as per this formula which is going to be 1 upon x plus delta x, right? और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस डेल्टा y का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डेल्टा y लिखते हैं यहाँ पर। डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y will be y final minus y initial। लिख कर देखते हैं y final minus y initial क्या हो जाएगा, y final is 1 upon x plus delta x minus y initial is 1 upon x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है। वी एंड अप गेटिंग x, ये यहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, माइनस x प्लस डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस डेल्टा x इज समथिंग दैट वी हैव गॉट। इसको सॉल्व करने से हमें पता चलेगा दैट y फाइनल टर्न्स आउट टू बी x कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x।
दिस इज व्हाट y फाइनल इज, राइट? तो यहां से अगर मैं डेल्टा y लिखना चाहूं तो मुझे डेल्टा y मिलेगा y फाइनल माइनस y इनिशियल। देखते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल क्या निकल कर आता है। आई एंड अप गेटिंग y फाइनल माइनस y इनिशियल एज माइनस डेल्टा x अपॉन x, x प्लस डेल्टा x माइनस y इनिशियल कितना है 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, राइट? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं, दोनों तरफ से 1 अपॉन x में कॉमन निकालूंगा। आई विल टेक दिस कॉमन। जब 1 अपॉन x में कॉमन निकालूंगा देन आई हैव डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहां से बचा मेरे पास डेल्टा x द होल अपॉन, अच्छा माइनस डेल्टा x द होल अपॉन x प्लस डेल्टा x। यहां से आपका फिर से बचा माइनस 1 अपॉन x। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, राइट? माइनस 1 अपॉन x। अब यहां पर इफ यू लुक इनटू दिस आपको दिखेगा कि अब जो है आप लिखो, तो अपने को क्या क्या आ गया, व्हाट डू वी हैव, वी गॉट डेल्टा x, वी गॉट डेल्टा y। तो चलो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाल लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाल लेते हैं और देखते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना निकल कर आता है इन दिस केस। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज 1 अपॉन x ब्रैकेट में, अच्छा माइनस बाहर निकाला तो अंदर प्लस बचा, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस 1 अपॉन x। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द होल अपॉन डेल्टा x। एंड लेट्स सी व्हाट कैन वी डू इन दिस केस, ठीक है? सो यहां पर वी हैव माइनस 1 अपॉन x। इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो x डेल्टा x माइनस डेल्टा x द होल अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस डेल्टा x और द होल अपॉन डेल्टा x। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, राइट? एंड लेट्स सी हाउ विल दिस सिंप्लीफाई। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अभी भी अगर आप देखेंगे आई थिंक वी माइट हैव मिस समथिंग, कुछ तो मुझे लगता है छूटा है। एक बार चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 बाय x हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो x पे 1 बाय x, x प्लस डेल्टा x से 1 अपॉन x प्लस डेल्टा x। डेल्टा y इज y फाइनल माइनस y इनिशियल। ओके आई मेड अ ह्यूज स्टुपिडिटी ओवर हियर। मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है, एक गलती कर दी मैंने। हमने जल्दबाजी मैंने ध्यान नहीं दिया, डेल्टा y तो हमने पहले से निकाल लिया है। देखो ये रहा, ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं था। Forget about this. Not required. फ्लो में गलत डायरेक्शन में चले गए, सो ये सब करने का मतलब ही नहीं था, ठीक है? डेल्टा y तो पहले से निकाल लिया था ना बॉस, तो इतना क्यों परेशान हो रहे थे हम लोग? ये रहा मेरा डेल्टा y। तो यहां से मुझे दिख रहा है देयरफॉर डेल्टा y यहां से मैं निकाल चुका हूं, विच इज माइनस डेल्टा x द होल अपॉन x प्लस डेल्टा x। ब्यूटिफुल। अब लिखो यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखो। तो यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा x द होल अपॉन x प्लस डेल्टा x द होल अपॉन डेल्टा x। यहां से आपको दिखेगा कि ये दोनों कैंसल आउट हो गए, और जब ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो आपके पास बचा सिर्फ माइनस 1 अपॉन x प्लस डेल्टा x, राइट? अभी बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है। अब डेल्टा x की वैल्यू को 0 लगा सकते हैं, तो अब लिमिट अप्लाई करो। नाउ वी अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन x प्लस डेल्टा x, राइट? अब डेल्टा x को 0 डाल दो। नाउ द मोमेंट यू पुट डेल्टा x को 0, यहां पर आपके एक्सप्रेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ, डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ है। अब आपके डिनोमिनेटर में देखो ये टर्म बचा हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू एंड अप गेटिंग माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx। सो dy बाई dx फॉर y इज इक्वल टू 1 बाई x इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट? तो इसको एक बार दोबारा देख लो, मैं पॉज करूंगा यहां पर, आप पॉज करो, इसको दोबारा देख लो। एंड स्पेशली ध्यान देना कि यहाँ फ्लो में हम कैसे आगे निकल गए थे, वो नहीं था तरीका। डेल्टा वाई तो हम पहले निकाल चुके, तो अवॉइड सच मिस्टेक्स। होता है कभी फ्लो में हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो अगली बार इस चीज का ध्यान देंगे। इसको कॉपी कर लो, ये रहा। यहां से हमने अपना सेकंड वाला पार्ट कर लिया, दिस इज डन। अभी हम थर्ड वाला करेंगे, फोर्थ करेंगे और फिफ्थ करेंगे। कॉपी कर लो। हमने जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में dy बाई dx निकाला,
y is equal to 1 by x के केस में भी निकाला. Now what happens when we end up getting a general expression कि उसने बोला कि y is equal to x raised to n है, where n belongs to real numbers except एक चीज को कंसिडर नहीं करना है, दैट इज x is equal to आपका क्या हो जाएगा यहां पर, नहीं यहां पर तो एक्सेप्ट नहीं, यहां n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एनी वैल्यू ऑफ n एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो कैसे करेंगे इसको? नाउ वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट कि y इज इक्वल टू x पर आंसर जो है सॉल्व करना है, ये मैंने किया नहीं, तुम कर लेना. y इज इक्वल टू x पर आपको मिला dy by dx which is d by dx of x equal to 1 आता है, ये सॉल्व करना मिल जाएगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर आपको वैल्यू मिलती है dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमें 2x मिला था. नाउ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तुमने सॉल्व करना है, बट मैं यहां पर आंसर बता देता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर होता तो तुम्हें मिलता dy by dx which is going to be d by dx of x क्यूब, तो आपको ये मिलेगा 3x स्क्वायर. अगर आप यहां पर पैटर्न समझेंगे तो पैटर्न क्या है, यहां पर x की पावर 1 था, यहां पर x की पावर 2 आया, यानी यहां पर x की पावर 0 होना चाहिए था, और x की पावर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा. तो यहां पर 0 1 1 2 2 3, यानी कि अगर जनरलाइज तरीके से लिखना चाहूं तो लिखूंगा n x रेज टू n माइनस 1, और वो हो जाएगा d बाय dx ऑफ x रेज टू n, और ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अगली बार लेबनिट्ज थ्योरम मत लगाना, x की पावर कुछ भी हो, d by dx of x raised to n is n x raised to n minus 1. For example, d by dx of x की पावर 5, x की पावर 5, d by dx of, जैसे मैंने यहां पर दे दिया d by dx of x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 5 x raised to 5 minus 1 which is 5 x की पावर 4. और इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे, राइट? तो ये हमने जाना इसके बारे में. अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं y इज इक्वल टू ln x पे ये सेम चीज अप्लाई कैसे होती है. प्लीज इसको नोट कर लो, जस्ट पॉज द वीडियो, नोट दिस पार्ट. y इक्वल टू ln x पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अब कर रहा हूं. चलिए शुरू करते हैं. यहां पर कौन सा, ये फोर्थ वाला, जब y इज इक्वल टू ln x था, ठीक है? सिंपल तरीके से लेबनिट्ज थ्योरम. स्टेप क्या होगा, डेल्टा x समझो, डेल्टा y समझो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x समझो, लिमिट लगा दो, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ठीक है? फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, डेल्टा x इनिशियल, x फाइनल, y इनिशियल, y फाइनल. ठीक है? x इनिशियल को हम क्या लेते हैं, x, तो y इनिशियल क्या हो जाएगा ln ऑफ x, क्योंकि दे रखा हुआ है ना यहाँ पर ln ऑफ x. ठीक है? x फाइनल को क्या लेंगे हम लोग, x प्लस डेल्टा x, तो y फाइनल क्या हो जाएगा ln ऑफ x प्लस डेल्टा x. आ गया. अब लिखो यहां पर डेल्टा y, डेल्टा y क्या हो जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल, विच इज ln ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ln ऑफ x. लॉगरिथमिक आपको फॉर्मूला पता होगा, हरप्रीत सर ने मैथ से पढ़ाया होगा कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a अपॉन b. तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन b. इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. तो चलो डेल्टा y भी आ गया. अब लिखो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होगा. Now when you write delta y upon delta x, what do we have? We have ln of x plus delta x the whole upon x the whole upon delta x को मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, राइट? नाउ यहां पर जो है क्या क्या लिखा है मैंने, ln लिख लिया, ये सारी चीजें लिख ली, राइट? ओके, ऑल राइट. व्हाट डू वी हैव,
ओके, सो यहां पर वी हैव 1 अपॉन डेल्टा एक्स लॉन ऑफ x को डिवाइड कर दो दोनों तरफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैं इस चीज को यहां पर पॉज करने वाला हूं बिकॉज मैं इसके आगे चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करो। तुम्हें इंटरनेट पे जाना है और लिखना है लोगैरिथमिक सीरीज। लिखो लोगैरिथमिक सीरीज, ठीक है, और उस लोगैरिथमिक सीरीज को लिखो और उस लोगैरिथमिक सीरीज को यूज करके इसको ओपन करो। और अगर आप सक्सेसफुली लोगैरिथमिक सीरीज को यूज करके इसको ओपन कर पाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा काम वहां तक था, इसके आगे आपको करना है, अगले सेशन में मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ में आपको बता देता हूं, इसको यहां पर पॉज करके प्लीज नोट कर लो, है ना। चलिए चलिए अब लेते हैं, ये लॉन वाला हमने कर लिया है, अब देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। सो अगर फिफ्थ वाला केस में लूं विच इज y इक्वल टू साइन एक्स, सेम मेथड फॉलो करूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, डेल्टा x लिखूंगा, उसके बाद डेल्टा y लिखूंगा, उसके बाद डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखूंगा, उसके बाद जो है लिमिट लगाऊंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0। चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा x डेल्टा y कैसे लिखेंगे, x इनिशियल x फाइनल, x इनिशियल के करस्पॉन्डिंग y इनिशियल, x फाइनल करस्पॉन्डिंग y फाइनल। x इनिशियल को हम लोग क्या लेते हैं x, x फाइनल को हम लोग क्या लेते हैं x प्लस डेल्टा x, y इज इक्वल टू साइन x। तो यहां पर x इनिशियल क्या हो जाएगा, y इनिशियल हो जाएगा साइन ऑफ x और y फाइनल क्या हो जाएगा साइन ऑफ x की जगह x प्लस डेल्टा x। इस तरीके से हमें पता चल गया। चलो अब लिखो आप अपना डेल्टा y, डेल्टा y लिखोगे तो y फाइनल माइनस y initial which is this minus this sine of x plus delta x minus x plus delta x, right? और इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना होगा, something that I want you to understand in this। अच्छा ये गलत लिख दिया ना, सॉरी। y initial क्या है, y initial आपका sin of x है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। नाउ साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x। अब जो है आपको लिखना होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, वी हैव डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x द होल अपॉन डेल्टा x। अब आपको इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू, ये क्वेश्चन फिर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपको करना क्या होगा, ये याद है अभी वो लास्ट टाइम अभी जस्ट मैंने लॉगरिथम के केस में बताया था, कुछ सोच सकते हो उस डायरेक्शन में, क्या साइन की कोई सीरीज होती है। ये सब मैथ्स में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मैं नीट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, जेई वाले तो आगे पढ़ेंगे। शायद साइन की भी कोई सीरीज होती होगी, अगर हाँ तो वहां डाल दो, कैंसिल आउट कर दो, शायद आंसर आ जाए। तो यहां भी तुम्हें आगे बढ़ के खुद से सॉल्व करना है। और उसी तरह से ये टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं यूजिंग लेबनिट्स थ्योरम। अगले सेशन में मैं आपको इन सारे लेबनिट्स थ्योरम के फाइनल आंसर्स बताऊंगा, सारे फॉर्मूला इकट्ठा हो जाएंगे और डेरिवेटिव के फॉर्मूला इकट्ठा हो गए, मतलब हमने बेसिक कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल समझ लिया विच इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। फिर उस डेरिवेटिव को हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, बट ये फंडामेंटल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा, अगले सेशन तक ये सारी चीजें सॉल्व कर लो।